हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम। उसमें हमारा सब्जेक्ट है एसएसटी और आज हम लेसन नंबर 8 द ग्लोरी ऑफ भारतवर्ष उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। चलो देखते हैं। उसमें लास्ट में हमने पेज नंबर 43 तक किया था, ट्रेडर्स न्यू रूट्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उसमें पेंटिंग इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, एंशिएंट इंडिया है, उसकी पेंटिंग किस तरह की है चलो देखते हैं। वो picture are a spatial medium which express the emotion of a human being. At the same time, in potteries, the actually situation of that time in India, the oldest painting have been found in the Neolithic era. More than 500 paintings of the Neolithic age drawn by a primitive man have been found in Madhya Pradesh from the place called Bhimbetka, which look lively even today. अब क्या है कि पेंटिंग्स की बात करते हैं, पिक्चर्स की बात करते हैं बच्चों, तो पिक्चर्स ऐसे होते हैं ना, जो कोई भी ह्यूमन एक्सप्रेशन होते हैं ना, ठीक है, जो इमोशन होते हैं ना, इमोशंस होते हैं, वो सब कुछ एक्सप्रेस करते हैं, वो भी पिक्चर में ही हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से पिक्चर बनी हुई है। ठीक है, और इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो हमें कई सारे पिक्चर्स देखने को मिलते हैं, और स्पेशली बात करें तो हमें नियोलिथिक्स जो एरा होता है ना, यानी कि जो जहाँ पे लोग थे वो आदि मानव की तरह रहते थे ना, उस टाइम के भी हमें पिक्चर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, लगभग करीबन 500 से भी ज़्यादा पिक्चर हमें नियोलिथिक एज के मिले हुए हैं, वो भी मध्य प्रदेश में भीमबेटका नाम की जो गुफा है ना, वहाँ पे हमें आज भी देखने को मिलते हैं। अदर देन these paintings of Ajanta Ellora, Bagh caves and Amravati associated with the Indian culture have been found in a large number. Paintings of Ajanta Ellora are world's famous, which depicts Buddha's Jatak stories and Buddha's sadhana. World famous painting Padmavani is the jewel of Indian culture, while Shiva temple of Ellora cave is a great sculpture carved out of a single massive rock. अब पेंटिंग्स की बात करें बच्चों, तो हम पेंटिंग्स में सबसे ज़्यादा देखने में आए, सबसे ज़्यादा जो गुफा है उसमें देखने को मिलती है, और उसमें भी स्पेशली गुफाओं का नाम में हम लेके चले तो अजंता एलोरा की गुफा है। ठीक है, जो बाघ की केव से अमरावती है, तो ये 3 गुफाओं में हमें सबसे ज़्यादा पिक्चर से वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसमें आगे बात करें तो जो अजंता एलोरा है ना, वो तो वर्ल्ड की सबसे फेमस केव्स है। ठीक है, जहाँ पे हमें आज भी जो बुद्ध है उसकी जो जातक थी उसकी स्टोरीज देखने को मिलती है, साथ साथ जो बोधि लोग थे जो साधना में लीन हो चुके थे ना, उसकी भी हमें स्टोरीज देखने को मिलती हैं। फिर पद्म पानी है जो बेस्ट पेंटिंग इंडिया की है। ठीक है, वो तो अलग ही बात है उसकी कुछ। ठीक है, दूसरी बात करें तो जो शिवा टेम्पल है, ठीक है, जो शिव भगवान का टेम्पल है इलोरा के उसमें बनाया हुआ है ना, वो तो एक ही रॉक को कट करके बनाया हुआ है, और उसमें भी अच्छा खासा पेंटिंग वर्क किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, तो एंशिएंट इंडिया है उसका स्कल्पचर किस तरह का था और आर्किटेक्चर है वो किस तरह का था, चलो देखते हैं। उसमें town planning seen in Harappan civilization is world renowned model of Indian architecture. Uniformity in town baths, granaries, industrial units, and harvesting of rainwater, etc., are the structures associated with Harappan civilization, which are the best example of engineering of ancient India. This architecture includes cave architecture, temple architectures, and architecture of places. Cave architectures included hills of Barabar, नासिक हिल्स, अजंता इलोरा एंड अमरावती। अब हम बात करें तो सिविलाइजेशन की बच्चों, तो सिविलाइजेशन में सबसे ज़्यादा सिविलाइजेशन, ठीक है, और सबसे बेस्ट सिविलाइजेशन ऐसी जिसमें अच्छी तरह से आर्किटेक्चर किया गया और ठीक है अच्छी तरह से टाउन का प्लानिंग किया गया है, वो है इंडिया की जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना वो। ठीक है, उसमें जो भाई टाउन की बात कर ले, हम अगर बात की बात कर ले, ठीक है, यानी कि जो स्नानागृह है वो, ग्रेन्स की बात कर ले जहाँ पे हमारा अनाज है स्टोर होता है वो, या तो इंडस्ट्री यूनिट की बात कर ले, या तो वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, यानी कि जो बारिश का पानी है वो उसका यूज़ करने की बात है। तो इन
सब में एक ही यूनिफॉर्मिलिटी देखने को मिलती है, वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ठीक है। हर चीज का नाप एक ही समान उन लोगों ने रखा हुआ था। आगे बात करें बच्चों, तो उस टाइम का जो भी इंजीनियरिंग वर्क था ना इंडिया का, वो सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि उस टाइम के जो भी आप केव्स का आर्किटेक्चर्स ले लीजिए, या तो कोई टेम्पल का आर्किटेक्चर्स ले लीजिए, या तो कोई प्लेस का जो आर्किटेक्चर है वो ले लीजिए, सब में कुछ ना कुछ हमें विविधताएं देखने को मिलती है, ठीक है। और केव्स आर्किटेक्चर्स की हम बात करते हैं तो जो 12 हिल्स है, ठीक है, जो नासिक के पास में आई हुई है वो हिल्स है, अजंता इलोरा की जो हिल्स है, जो केव्स है, ठीक है, और अमरावती की जो केव्स है, उसका भी तो हमें जो स्कल्पचर है वो बेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। हमने तो अभी पेंटिंग्स की भी बात कर ली थी अजंता इलोरा की। नेक्स्ट देखते हैं, इन स्कल्पचर आर्ट ऑफ मेकिंग idol was fully developed in India. Two art style of idol art were prevalent in ancient India. Number one, Gandhar art, which was a confluence of a Greek and Indian style. A number of artifacts have been found in Takshashila and Gandhar in Afghanistan. In northwestern India, Buddha's statues were made in large number. Large statues of a Buddha have been found in Bamiyan and Charsoda in this style. Number two, other style is completely Indian, which is known as a Mathura art. In it, also, firstly, Buddha's statues were made. After that, idol of a Hindu deities were also made in this style. Specimens of a sculpture have also been found from अमरावती, अजंता, नासिक एंड सारनाथ। अब हम जो आइडल्स की बात करते हैं, यानी कि जो प्रतिमा होती है ना, जो मूर्ति होती है, उसकी बात करें बच्चों, तो भारत में ना 2 टाइप्स की शैली से मूर्तियां बनाई जाती थी, ठीक है। उसमें पहले है गांधार आर्ट और दूसरा है अदर आर्ट, ठीक है। गांधार आर्ट की बात करें तो जो ग्रीक स्टाइल है और जो इंडियन स्टाइल है ना, उसको हम अगर मिक्स कर दें और जो भी हमारी नई आर्ट बनेगी, जो भी हमारी नई शैली बनेगी, वो है हमारी गांधार आर्ट। गांधार आर्ट के जो स्टेच्यू है, जो आइडल्स है, वो हमें जनरली तक्षशिला और अफगानिस्तान का जो गांधार प्रदेश है ना, वो वहीं से हमें मिलती है। उसमें भी हमें बुद्ध भगवान है, ठीक है, बुद्ध के बड़े बड़े स्टेच्यूज मिलते हैं। साथ साथ बात करें तो हमें बुद्ध के बड़े स्टेच्यू जनरली जो बामियान है और 400 है ना, उसी स्टाइल में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। वहीं पे हमें मिल जाते हैं जो बुद्ध है, गौतम बुद्ध, उसके स्टेच्यू। अब हम दूसरी स्टाइल की बात करें जो कंप्लीटली प्योर इंडियन स्टाइल है, जिसका नाम है मथुरा आर्ट, ठीक है। तो मथुरा आर्ट में भी सबसे पहले हमने बुद्ध है, ठीक है, उसी का स्टेच्यू बनाया था, और फिर जो हिंदू देवी देवता है ना, उसका स्टेच्यू बनाने की धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी थी। और हम स्पेशली बात करें तो हमें ऐसे स्कल्पचर है वो जो अमरावती केव से, ठीक है, अजंता केव से, नासिक और जो सारनाथ केव से ना, वो हमें वहीं से भी मिल सकते हैं, ठीक है, और मिल जाते हैं। आगे देखते हैं स्तूपास एंड विहारास, ठीक है। तो स्तूपास और विहारास क्या है, चलो देखते हैं। आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिज्म इंक्लूडिंग स्तूपा, चैत्यास एंड विहारास। आफ्टर द निर्वाणा ऑफ गौतम बुद्ध, द monumental constructed of his life began in the form of stupas. These stupas were made for the first time during the Vajrayana. The stupa is a small dome-shaped oval architecture in the middle of the which the relics of Buddha were buried and the Buddhist practice mentioned there. Later on, the stupa were constructed in India in a large number, among which Ashoka's Sachi Stupa, Stupa of Lumbini, and Stupa of Sarnath are very important. The emperor after Ashoka also maintained the tradition of stupa construction. The king of Shang dynasty started the construction of a wooden work around stupa. Kanishka got a huge stupa constructed in Purushpur, Peshwara, which is called Sahaji Ki Deri. There is a Pradakshina path around the stupa. Chaitya also are the major center of a Buddhist art. Like a caves, Chaitya were carved in mountains. In caves of Chaitya's columns, door, huge prayer hall, etc. अब हम बात करें
जो बुद्धिज्म रिलीजियस है, ठीक है, उसकी बात करें बच्चों तो उसमें स्तूपा आता है, चैत्यस आता है और विहारास आता है। तो स्तूपा क्या होता है, तो स्तूपा होता है ना वो एक टेम्पल की तरह होता है, ठीक है। और चैत्यस क्या होता है, चैत्यस ऐसा होता है जिसको हम प्रेयर हॉल भी कह सकते हैं, ठीक है, प्रेयर टाइप का होता है। और विहारास जहाँ पे जो बौद्ध के साधु होते हैं ना, जो साध्वी होते हैं ना, वो वहाँ पे आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं। तो पहले हम स्तूपा की बात कर लें तो बौद्ध भगवान ने अपनी पूरी लाइफ है ना जिस तरह से पास की थी ना, और जो उसकी अस्थियां बची हुई थी ना, उसी अस्थियों को एक संदूक में रखा जाता है और उसको ओवल शेप में बीचों बीच क्रिएट करके क्या करा रख दिया जाता है, और उसके आसपास एक प्रदक्षिणा पथ होता है ना वो क्रिएट कर दिया जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि आगे एक एंट्रेंस डोर भी फिट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से स्तूपा है उसका कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें यानी कि अगर हम ओवल शेप की बात कर ले, जो संदूक है, ठीक है, वो बात कर ले, या तो कोई गेट कीपर की जो गेट होता है उसकी बात कर ले, और या तो जो प्रदक्षिणा पथ है उसकी बात कर ले बच्चों, तो उन सब में कई सारे आर्किटेक्चर से ना उसने काम किया था, और अच्छे अच्छे जो आर्ट है ना, डिज़ाइन है, वो क्रिएट कर ली हुई हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो जो चैत्य है ना वो भी जो बुद्धिस्ट आर्ट है ना उसका एक मेन सेंटर है। और वो कहाँ होता है, तो चैत्य होता है वो जनरली केव्स होती है ना, उसमें अंदर माउंटेन के अंदर होती हैं, क्योंकि चैत्य है वो एक कॉलम्स में होता है, या तो डोर्स में होता है, या तो एक ह्यूज प्रेयर हॉल भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, where carved and were given the shape of a temple. They were used as a place of a prayer. The columns were finally carved. Chaityas of Amravati, Bhaj and Karla have become the world famous. The caves were made by carving mountains for Buddhist and Jain monks, which were called viharas. Jain and Buddhist monks studied in these viharas. Yuan Sang noted that there were hundreds of viharas in North India and Gujarat. Statues and monuments are associated with the Jain architecture also. Jain statue of Gomteshwar in Sharvana Balgoda is world famous. A number of caves have been made in for living of Jain monks and Buddhist Bhikshuk. Many such type of caves are located in Gujarat. Get information about them from your teacher. अब देखते हैं आगे। तो ये जो प्रेयर्स हॉल है वो बनाते थे ना, वो सिर्फ अपनी प्रेयर्स के लिए ही बनाते थे, ठीक है। और साथ साथ बात करें तो वो क्या करते थे, उसका यूज ना प्रेयर के लिए करते थे और स्टडी के लिए भी करते थे। और ऐसे जो चैत्यास है वो हमें जो अमरावती है, ठीक है, भज है और कारला है ना, वहाँ पे मिलते हैं, जो कि वो वर्ल्ड के फेमस चैत्यास है, ठीक है। आगे बात करें तो जो केव्स होती है ना उसको कार्व करके क्या बनाया जाता था, उसको कर्व करके, ठीक है, उसमें डिजाइन करके जो बुद्धिस्ट है और जो जैन मॉन्क्स है ना, जो उसके साधु है ना, उसके लिए विहारास बनवाए जाते थे, ठीक है, आराम करने का प्लेस कह सकते हैं उसको। जैन एंड बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स होते थे वो विहारामस बैठ के ही स्टडी करते थे। और जो ह्यूएन संग आया था, ठीक है, चाइनीज ट्रैवलर जो इंडिया में आया था, उसने कहा था कि नॉर्थ इंडिया और गुजरात में, ठीक है, वहां पे हमें कई सारे ना ऐसे विहारास देखने को मिलते हैं, ठीक है, 100 से भी ज्यादा वहां पे विहारास हमें देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं तो जैन स्ट्रक्चर्स है ना, वो भी जो गोमतेश्वरी में सहारन बालगोड़ा आया हुआ है ना, वो तो वर्ल्ड का फेमस ऐसा आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है। और गुजरात में कई सारी गुफाएं भी देखने को मिलती है, ठीक है, और कई सारी ऐसे जो बौद्ध भिक्षुक और जो मॉन्क्स ने बनाई हुई ऐसे विहार्स होते हैं, जो चैत्यास होते हैं ना, वो भी हमें देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, हेरिटेज इन एजुकेशन। तो हमें एजुकेशन में भी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो वो क्या देखने को मिलते हैं, चलो देखते हैं इंडिया में। Looking at the extension of Harappan civilization and their developed town planning, it can be said that higher education and technical education have been imparted in India since 4,000 years. Remain of education institute has been found from Mohenjo-daro. The civilization is also called Bronze have also developed at this time. Fort, house, bath, road show development of a civil engineering. The development of textile and shipping showed that the mechanical engineering style had been
ह्यूलरिंग इन इंडिया सिंस द टाइम ऑफ हड़प्पन कल्चर। अब हम एजुकेशन की बात करें बच्चों, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को देख के हमें यही पता चलता है कि उस टाइम का जो टाउन प्लानिंग था वो बहुत ही बेस्ट था, ठीक है। तो हमें ये भी पता चलता है कि अगर टाउन प्लानिंग इस तरह से है तो उसका एजुकेशन वो भी किस तरह से आगे बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। अगर उस टाइम पे जिस तरह से सिर्फ थियोरिकली नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकली नॉलेज भी वहाँ पे दिया जाता था, ऐसे ही बात कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी नॉलेज की ये सिस्टम की शुरुआत हुई थी वो तो लाखों साल पहले ही इंडिया में हो चुकी थी, और उसका हमें बेस्ट एग्जांपल तो हमें मोहनजोदड़ो है वो सिटी में भी मिल जाता है, ठीक है। और उस टाइम पे तो जो ब्रॉन्ज होता है यानी कि जो कांस्य होता है ना वो भी डेवलप हो चुका था, ठीक है। तो हमें वहाँ से जो केमिकली साइंस है उसके बारे में भी पता चलता है, ठीक है, कि वो दोनों जो मटेरियल है, ठीक है, दोनों जो मेटल है उसको मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाया जाता था। तो हमें ये भी पता चलता है। आगे बात करें तो वहाँ पे हमें जो बड़े बड़े बाथ मिले हुए, बड़े बड़े किले मिले हुए, बड़े बड़े रोड मिले हुए हैं ना, वो भी हमें उस टाइम के जो सिविल इंजीनियरिंग है ना उसका नॉलेज देते हैं। साथ साथ बात करें तो वहाँ पे हमें जो डिज़ाइन है, ठीक है, टेक्सटाइल की डिज़ाइन है वो भी देखने को मिलती है, और बड़े बड़े जो शिप है वो भी बनाए जाते हैं। तो उससे हमें ये भी पता चलता है कि उसका जो मैकेनिकली इंजीनियरिंग है वो भी कितना हाई डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एंशियंट इंडिया में जो हड़प्पन कल्चर है ना उसमें नॉलेज अच्छा खासा देखा होगा, ठीक है, उसमें एजुकेशन का लेवल भी बहुत ही हाई लेवल पे होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Remains of 5 Vidyapeeth's important education which can be called a university present have been found. Takshashila near the Gandhar region in northwestern India was a great educational pilgrim's age. It taught ethics, Sanskrit, grammar, astronomy and astrology, Hinduism and philosophy. Great philosopher and rural like Panini, Chanakya, Chandragupta, Chivak had become renowned from these education इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब हम एजुकेशन और विद्यापीठ की बात करें, ठीक है। विद्यापीठ मतलब कि यूनिवर्सिटी। तो पूरी दुनिया में जब स्कूल भी किसी ने सोचा नहीं होगा, ठीक है, कि स्कूल क्या है, तब हमारे देश में ना यूनिवर्सिटी चल रही थी। और ऐसी यूनिवर्सिटी की बात करें तो तक्षशिला में जो वर्ल्ड की फेमस यूनिवर्सिटी है जो गांधार रीजन में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आई हुई है, वहाँ पे तो कई सारे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते थे और बहुत ही पुरानी वो यूनिवर्सिटी थी। साथ साथ बात करें तो वहाँ पे एथिक्स पढ़ाया जाता था, ठीक है, संस्कृत, ग्रामर है, एस्ट्रोनॉमी है और एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाई जाती थी, हिंदुइज्म है और फिलोसॉफी भी वहाँ पे पढ़ाई जाती थी। और वहाँ के जो ग्रेट फिलोसोफर कह सकते हैं या तो रूरल कह सकते हैं, यानी कि अच्छे जो उसकी स्टूडेंट थे उस यूनिवर्सिटी की, तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है उसके जो अच्छे स्टूडेंट की बात करें तो वहाँ पे पाणिनि है, जो चाणक्य है, ठीक है, इसके बारे में हमने यूनिट में भी पढ़ा था, जिसको हम कौटिल्य कहते हैं। चंद्रगुप्ता है जिसने मौर्य डायनेस्टी को एस्टेब्लिशमेंट किया। जीवक है, ठीक है, वहाँ से ही वो पढ़े हुए है। ओके, आगे देखते हैं। One such educational institution in Bihar was known as Nalanda University Vidyapeeth. UN Sangh had also visited it. Here also Hindu and Buddha philosophies were taught. Nagarjuna of Nalanda Vidyapeeth was a great chemist. He started using ash of mercury as a medicine for the first time. अब हम बिहार की बात करें बच्चों, तो बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी यानी कि विद्यापीठ आई हुई है, ठीक है। तो यूएन संघ है वो वहाँ पर भी मुलाकात के लिए गए हुए थे, और वो कहते हैं कि वहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी में हिंदू और बुद्ध दोनों की जो फिलोसॉफी है ना वो पढ़ाई जाती थी। और उसके जो नागार्जुन करके एक टीचर थे, ठीक है, उसने तो क्या कर दिया था, उसने तो जो मर्क्यूरी होता है ना उसकी आशीष को मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया था। और ऐसे वो फर्स्ट केमिस्ट थे, ठीक है, और वो भी ग्रेट केमिस्ट कहा जाता है उसको। नेक्स्ट देखते हैं। There are evidence that there was a great Vidyapeeth in Valbi of Gujarat in the 6th, 7th century. UN Sangh has written a lot regarding this university also. Many students used to came here to study. अब क्या था, सातवीं और छठी और सातवीं शताब्दी की बात करें बच्चों हम, तो गुजरात में भी वल्लभी विद्यापीठ करके यूनिवर्सिटी करके एक विद्यापीठ चल रही थी। तो यूएन संघ ने उसके बारे में भी बड़ा अच्छा खासा लिखा हुआ है। तो वहाँ पे पढ़ने के लिए बड़े दूर दूर से बच्चे आते थे। स्टूडेंट्स हैड टू गिव एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों को अगर पढ़ना है ना तो उसको एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती थी, ठीक है। तो जिस तरह से आज के नियम है ना वो नियम तो पहले से ही चले आ रहे हैं, ठीक है।
द प्रिंसिपल वुड take a written examination and a letter they used to send student for interview. ठीक है, अब क्या था, तो जो प्रिंसिपल होते थे ना, वो रिटर्न एग्जाम लेते थे बच्चों के, जितने भी स्टूडेंट को पढ़ने का यहाँ पे है उसको रिटर्न एग्जाम लेते थे। साथ साथ जब भी रिटर्न एग्जाम में पास होते थे ना, तो उसको क्या करते थे, वो बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाते थे। सच अ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम वॉज प्रिविलेंट इन इंडिया एट दैट टाइम। ठीक है, तो उस टाइम पे जो एजुकेशन की जो सिस्टम थी ना, वो बहुत ही मॉडर्न थी, आधुनिक थी। ठीक है, द नॉलेज ऑफ ऑल थ्री रिलीजियंस लाइक हिंदू, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वॉज इम्पोर्टेड अलॉन्ग विद द मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। तो तीनों जो धर्म है उसका वहाँ पे संपूर्ण ज्ञान था। ठीक है, हिंदुइज्म की बात करें या तो बुद्धिज्म की या तो जैनिज्म, ये तीनों ही रिलीजन वहाँ पे अच्छे खासे पढ़ाए जाते थे, और वहाँ पे ध्यान है, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी है, वो भी पढ़ाई जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन बंगाल टू विद्यापीठ यूनिवर्सिटी एग्जिटेड, नेमली विक्रमशिला एंड अनंतपुरी, वेयर अ लार्ज 3-storied लाइब्रेरी ऑफ अ बुद्धिज्म वॉज बिल्ट। अब क्या था कि विद्यापीठ की बात करें तो जो बंगाल में 2 विद्यापीठ आई हुई थी। ठीक है, जिसका नाम है विक्रमशिला और आनंदपुरी। ठीक है, तो उसमें भी क्या था, उसमें भी जो ये था कि वहां पर भी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी बनाई थी। ठीक है, 2 से 3 माले तक की बड़ी लाइब्रेरी बनाई हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कॉइन्स, यानी कि जो मुद्राएं आती है ना, जो सिक्के आते हैं, उसकी बात करें तो कॉइन्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट prosperity of Indians in the past. The oldest coin in the India are known as Panchmark coins of the 5th century. ठीक है, अब बात करें कॉइन्स की तो बच्चों इंडिया में भी कई सारे कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं, और सबसे पुराने कॉइन्स पंचमार्क के कॉइन्स है। ठीक है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, हिस्ट्री का जब चैप्टर 1 और 2 पढ़ रहे थे तभी हमने देखा था पंचमार्क के कॉइन्स। ठीक है, जो आज से 2000 से 2500 से पहले भी बने हुए थे। ठीक है, ऐसे कॉइन्स थे वो। नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टरवर्ड इंडो ग्रीक रूरल्स इंट्रोड्यूस अ स्पेशल काइंड ऑफ अ गोल्ड कॉइन ऑन विच द किंग्स मार्क हिज फोटो एंड हिज टाइम वॉज मेंशन। और क्या था, उसके बाद तो धीरे धीरे जो ग्रीक के किंग है वो रूल करना शुरू हो गए ना, तो उसने जो गोल्ड के कॉइन्स होते वो इंट्रोड्यूस किए, उसमें उसने फोटो भी डाल दिए थे, जो राजा की जो पिक्चर होती थी वो भी डाल दी थी, और उसमें डेट और टाइम भी मेंशन किया हुआ था। फ्रॉम दिस वी लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दैट टाइम। द कॉइन्स ऑफ गुप्ता एज आर द बेस्ट। Samudragupta's coin with his picture of a playing veena and killing a lion. Coins of a Chandragupta with a picture of king and queen and Garuda. Chandragupta II, Vikramaditya coins and Shni Vikramasya and Garud flag coin have been found in a large number. These coins are mostly of a gold, which give information about the Indians' immense prosperity of that time. The constituency development of India has been taking place for centuries. Almost all the branches of our knowledge are flourishing and developing in our country. India's great culture heritage is unique throughout the world. अब हम कॉइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने गुप्ता एज में भी कई सारे कॉइन्स के बारे में डिस्कस किया था बच्चों। ठीक है, तो जो समुद्र गुप्ता है उसने भी अपने टाइम में कॉइन बार पढ़वाए थे। ठीक है, वो वीणा बजाते हुए और एक लायन का शिकार करते हुए भी दिखाया गया था। अब बात करें चंद्रगुप्ता की, तो उसने भी अपने जो किंग है और क्वीन है उसके बारे में भी सिक्के छपवाए थे, और जो गरुड़ा है, ठीक है, उसका जो राज चिन्ह है उसके बारे में भी उसने क्या किया था, सिक्के बाहर पढ़वाए हुए थे। अब देखते हैं चंद्रगुप्ता II, जिसको हम विक्रमादित्य कहते हैं। जब उसने विक्रम संवत को बाहर पढ़वाया था। ठीक है, तो उसने विक्रम संवत से और गरुड़ा जो फ्लैग है उसके चीन के भी सिक्के हैं वो बाहर पढ़वाए हुए थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिया में कल्चर का हर तरह से हर चीज में डेवलपमेंट अच्छा खासा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 8 है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो चलो देखते हैं एक्सरसाइज। उसकी एक्सरसाइज में हमें क्या देखने को मिलता है वो The art of a direct
डायरेक्शन इंक्लूडेड डांस एंड रोल प्ले, ठीक है। तो हम यहाँ पे आंसर आएगा डांस एंड रोल प्ले। अब देखते हैं तो जो साउथ में फेमस लिटरेचर है, स्पेशल लिटरेचर है, उसको हम कहते थे संगम साहित्य, ठीक है। तो अब बात करें तो ग्रीक एम्बेसडर है जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था वो था मैगस्थनीज। मध्य प्रदेश में हमें भीमबेटका की जो गुफा है वो वहीं पे हमें मिलते हैं, जो बिफोर 5th सेंचुरी से कॉइन है उसको हम पंचमार्क के कॉइन कहते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, ठीक है। तो हमें वैदिक जो लिटरेचर है उसके बारे में शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देनी है, तो ये हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था। तो आप एक बार फिर से अगर आपको समझ में ना आया वैदिक एज के लिटरेचर, ठीक है, तो पार्ट 1 अच्छी तरह से देख लेना। नंबर 2 देखते हैं, विच फॉरेन ट्रैवलर टूरिस्ट केम टू एंशिएंट इंडिया, ठीक है। तो एंशिएंट इंडिया में कौन से ट्रैवलर आए थे, तो ह्यूएन सांग है, फाइयान है, ठीक है, ये सब लोग आए हुए थे। तो हमने देखा था जो ट्रैवलर है उसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्तूपता एंड चैत्य, ठीक है। तो हमें स्तूपता और चैत्य का मीनिंग बताना है। स्तूपता है उसमें जो भगवान बुद्ध है उसकी ऐसी से रखी गई है, उसको ओवल शेप में रखा गया है, जबकि चैत्य है वो तो जो गुफाएं होती है ना उसमें बनाई जाती है, और चैत्य से वो एक प्रेयर हॉल की तरह यूज किया जाता है। तो ये उसका मेन डिफरेंस है। नंबर 4 देखते हैं, विच सब्जेक्ट वे टॉट इन तक्षशिला, तो तक्षशिला है उसमें कौन से सब्जेक्ट हैं वो पढ़ाए जाते थे। तो तक्षशिला की बात करें बच्चों तो हाँ, तक्षशिला में जनरली एथिक्स है, संस्कृत है, ग्रामर है, एस्ट्रोनॉमी है और एस्ट्रोलॉजी है वो पढ़ाई जाती थी। साथ साथ हिंदुइज्म और फिलोसॉफी भी पढ़ाई जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रॉयल कॉइन्स ऑफ विच गुप्ता किंग्स हैव बीन फाउंड, ठीक है। तो जो रॉयल जो कॉइन्स है, ठीक है, यानी कि जो राजाशाही कॉइन है हमें कौन से राजवी के मिलते हैं, कौन से राजा के मिलते हैं। तो जो गुप्ता एज की बात करें तो उसमें हमें समुद्रगुप्ता की मिलते हैं, चंद्रगुप्ता के मिलते हैं, विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्ता 2 के बारे में भी हमें इतने 3 जो राजा है उसके कॉइन्स देखने को मिलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बच्चों, ट्रू और फॉल्स देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया कि उपनिषद इंक्लूड मांडुक्य, मास्त्य एंड मंडुक्का उपनिषद, ठीक है। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस है वो गलत है, क्योंकि उपनिषद में जो मत्स्य है ना वो ऐड नहीं होता, वहां पे आता है पुराण, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा हो गया गलत। नंबर 2 देखते हैं, जो ग्रीक नाविक है टॉलमी उसने इंडिका लिखी थी, तो ग्रीक नाविक टॉलमी ने इंडिका नहीं लिखी थी, वो लिखी थी मैगस्थनीज ने, ठीक है, जो ग्रीक का जो एम्बेसडर आया हुआ था इंडिया में। अब देखते हैं नेक्स्ट, इलोरा की जो कैव्स है ना उसमें बुद्ध की जातक कथा है वो वर्ल्ड की फेमस है, तो वो सही बात है क्योंकि उसी में वो जातक कथाएं बनी गई थी। अब देखते हैं तो जो गांधार शैली है ना वो ग्रीक और इंडिया की कॉम्बिनेशन शैली है, ठीक है। तो गांधार शैली में क्या सचमुच में ऐसा मिक्स होता है ना, तो वो सही बात है, ठीक है। ग्रीक और इंडिया का जो स्कल्पचर है वो मिला गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जो एंशिएंट इंडिया है ना उसमें गांधार प्रदेश में नालंदा विद्यापीठ आई हुई है, तो गांधार प्रदेश में नालंदा विद्यापीठ नहीं आई है, ठीक है, वो बिहार में आई हुई थी, हमने ये देखा था। आगे देखते हैं, शॉर्ट नोट के बारे में लिखना है, तो हमें लिखना है जो धर्मेंद्र साहित्य है, ठीक है, उसके बारे में लिखना है, यानी कि जो हमने पुराण के बारे में पढ़ा था, जो उपनिषद है उसके बारे में पढ़ा था वही उसके बारे में लिखना है। नंबर 2 देखते हैं, एंशिएंट इंडिया के जो स्कल्पचर है उसके बारे में लिखना है, तो स्कल्पचर भी हमने देखे हुए थे ये सारे टॉपिक्स। एग्रीकल्चर इन एंशिएंट इंडिया, तो हमने टूल्स और जो इरिगेशन है उसके बारे में भी फर्स्ट पेज में पढ़ा था यूनिट के, ठीक है, तो वो लिखना है हमें। और लास्ट में फोर्थ में देखते हैं तो विलेज एंड टाउन लाइफ, तो विलेज लाइफ और टाउन लाइफ कैसी थी, ठीक है, ये भी हमने फर्स्ट सेकंड पेज के शुरुआत में ही देखा हुआ था। तो इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।